गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इतिहास के 2 चैप्टर करा चुके हैं। तो संसाधन एवं विकास, संसाधन का क्या अर्थ है? संसाधन से हमारा अभिप्राय है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि संसाधन वह वस्तु या कोई चीज है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसका कोई मूल्य है, जिसे प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया जा सकता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संसाधन कितने प्रकार के हैं? देखिए, मुख्य रूप से संसाधन 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्राकृतिक अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन है और मनुष्य द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं मानवीय संसाधन है। अब यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है, इन संसाधनों का वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और संचित कोष। तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया। अब सबसे पहले कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं, जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जैव संसाधन से हमारा अभिप्राय है कि वे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये जैव संसाधन है। अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तु है, जिनमें जीवन नहीं है, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे धातुएं और चट्टान। तो यहाँ प्रश्न 2 बनते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि जैव और अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो और उसकी डेफिनेशन दे सकते हो इसमें। दूसरा है समाप्यता के आधार पर संसाधन, 2 प्रकार के। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पर भी जैसे नवीकरणीय, रिन्यूएबल, जिसका हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, वो संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, जिनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन। अब देखिए, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। हमने सौर ऊर्जा का प्रयोग किया, अगले दिन सूर्योदय फिर हुआ, फिर हमने सौर ऊर्जा का प्रयोग किया, यानी कि निरंतर क्रम चलता रहेगा, सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन है। वन है, वनों से हम लकड़ियां काटते हैं, पेड़ काटते हैं, लेकिन दोबारा से उनकी जगह नए पेड़ उगाते हैं, तो वो समाप्त होने वाले नहीं है, नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि हम एक बार प्रयोग करने के बाद जिनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, जिसका हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं। आपने पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाला, वो समाप्त हो गया। भंडार जितने हैं, हमने पेट्रोल लिया, वो भंडार समाप्त हो गए। उसके बाद उस पेट्रोलियम पदार्थ को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पर प्रश्न बढ़ता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, या फिर समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन कीजिए।
इसके बाद है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन अर्थात पर्सनल, आपके अपने संसाधन जिस पर आपका अपना अधिकार हो, वो व्यक्तिगत संसाधन होता है। आपकी निजी संपत्ति है, आपकी भूमि है, आपकी निजी संपत्ति है, आपका मकान है, आपका निजी मकान है, आपकी दुकान है, आपकी निजी दुकान है, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, वे संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जो पूरे समुदाय के लिए होते हैं। जैसे आपके गांव में ग्राम पंचायत, जो पंचायत भवन है, पंचायत भवन या फिर पंचायत की जो भूमि है, पंचायती भूमि, गांव सामलात की जिसे भूमि कहते हैं हम, शमशान भूमि है, गांव का तालाब है, खेल का मैदान है, ये सभी क्या है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, अर्थात जिस पर पूरे समुदाय का स्वामित्व हो। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर हम देश में पाए जाने वाले सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय, जैसे हम युद्ध के समय आपातकाल लगा सकते हैं, किसी महामारी के समय आपातकाल लगा सकते हैं। जैसे अभी कोविड-19 जो महामारी चल रही है, ये जो वायरस फैलता जा रहा है हमारे देश में, ये एक आपातकाल की स्थिति है। जो लॉकडाउन सरकार ने लगाया हुआ है, ये आपातकाल की स्थिति है। और इस आपातकाल की स्थिति में जो सभी संसाधन हैं, वो संसाधन सरकार के संसाधन हो जाते हैं। सरकार उन संसाधनों का प्रयोग कर सकती है, आपके निजी संसाधनों से भी सरकार आपको वंचित कर सकती है। तो ये आपातकाल की स्थिति होती है। तो इस तरह के संसाधनों को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को नियंत्रित करती है। जैसे हमारी तट रेखा से 200 समुद्री मील तक तो हमारे राष्ट्रीय संसाधन है, लेकिन 200 समुद्री मील से आगे जाकर जो समुद्र में संसाधन पाए जाते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से हम उपयोग कर सकते हैं। तो उस संसाधन को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद लास्ट आता है इसका विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का बंटवारा, कि हमने संसाधनों का जो हम विकास कर रहे हैं उसके स्तर के आधार पर कितने संसाधनों को हम प्राप्त कर चुके हैं, कितने संचित कोष हैं। अब सबसे पहले संभावी संसाधन, ये क्या होते हैं संभावी संसाधन? ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत में पश्चिमी भाग में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो इन संसाधनों को हम क्या कहेंगे, संभावी संसाधन कहेंगे। दूसरा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन है जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, और जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी द्वारा उनका विकास कर रहे हैं, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव को आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति यानी सभी पर्यावरण में जो पदार्थ हो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और जिनके भंडार दबे पड़े हैं, उन भंडार, जैसे जल का भंडार है, गैस का भंडार है, उन भंडारों को हम क्या कहते हैं, या दूसरे खनिज पदार्थों के भंडार हैं, उन सभी भंडारों को क्या कहते हैं कि तीसरा जो हमारा पॉइंट है, भंडार, संसाधनों के भंडार कहते हैं। संचित कोष, यह संसाधन भंडार का एक रूप है जो भंडार के रूप में दबा पड़ा है और तकनीकी ज्ञान की सहायता जिसको प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जिसको अभी तक हम प्रयोग में, हमारे संज्ञान में नहीं आया है, वो संचित कोष कहलाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के कितने प्रकार हैं, और संसाधनों के प्रकार के बारे में अलग अलग से हमने, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर हमने संसाधनों का अलग अलग वर्णन किया। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपने नोटबुक में नोट करने हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन के कि संसाधन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन तो एक बन रहा है लेकिन इसमें अनेक क्वेश्चन छोटे छोटे अंतर डिफरेंस निकल के आते हैं, वो सारे डिफरेंस आपने करने हैं। थैंक यू।